वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरः लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिशास्त्र प्रवर्तका। महानुभाव और मेरी समस्त विद्यार्थी बंधुओं भगिनियों, आप सबका इस ज्योतिष शिक्षण कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। हम नित्य की भांति सबसे पहले पंचांग का देखना करेंगे, उसके बाद संकल्प वाचन होगा और उसके बाद ज्योतिष शिक्षण का कार्यक्रम शुरू होगा। कल के वक्तव्यों में जो पूर्व भाव पूर्व चिंतन आपके सामने रखना था, मैं समझता हूं कि आप सबके मनोयोग का साथ मिल जाने से वो सब बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया और जो पहला संदेश प्रेषण मुझे करना था मैं वो कर चुका हूं। संदेश ये है कि वर्तमान में प्रचलित पंचांग, प्रचलन में जो चल रहे हैं वो पंचांग गलत हैं और सब के सब गलत हैं। कई बार मुझसे लोग पूछा करते हैं कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो रहा है वो भी क्या, या जो वहां से प्रकाशित हो रहा है वो भी क्या। सबके सब का मतलब क्या होता है? तो क्यों ये पंचांग गलत हैं, इसका जो प्राथमिक संदेश मुझे देना था वो मैंने कल के 2 वक्तव्यों में आपको स्पष्ट किया। और उसके पीछे जो हमारी शक्ति है, जो हमारा आदर्श है, वो वेद आधार है। वो सब बातें रख ली हैं, सिर्फ पुनर्स्मरण कराना मुझे था, वो कर दिया। उसमें जो विशेष शब्द आए हैं उन शब्दों पर आपको संज्ञान बनाए रखना है। क्या संपात होता है, क्या विषुव संपात क्या है, अयन क्या है और ऋतु निर्धारण में इनकी क्या भूमिका है। संपात ऋतु के मध्य बिंदु होते हैं, अयन ऋतुओं के मध्य बिंदु होते हैं। अयनों के आगे और पीछे एक एक ऋतु होती है और संपात के आगे और पीछे ऋतु के मास होते हैं। बस इतनी सी बात अगर आपको ठीक से समझ में आ गई तो आगे के शिक्षण के लिए आप एक सही रास्ते पर आ गए।
आइए अब पंचांग का पृष्ठ 59 लीजिए। हमने सबसे पहले आपको ये बताया है कि आप एक दृष्टि पंचांग के बाहर भी दिया करें। यहाँ सृष्टि संवत गणना, और ये सृष्टि संवत गणना के जो अंक हैं वो आपके मुखस्थ हो जाने चाहिए, कंठस्थ हो जाने चाहिए। वो 1,97,49,49,124। ये जो 124 है, एक बात आपको बता दूं कि ग्रंथों में सृष्टि गणना का भुक्त वर्ष दिया जाता है, गत वर्ष दिया जाता है। कहीं भी आप किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो वहां आपको गत वर्ष लिखा मिलेगा। गत वर्ष इसलिए लिखा मिलता है, वो जब हम आपको आगे अहरगण समझाएंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि अहरगणों की सिद्धि के लिए गत संवत गणना का ही उपयोग होता है, गताब्द का उपयोग होता है, वर्तमान आब्द का नहीं। अब्द जो संपूर्ण रूप से बीत चुका होता है। अहर गणना में, अहर गणना, अह माने दिन और गणना माने गणना, उनके आकलन करना, गणित करना। ये अहर गणना कहां से है? ये अहर गणना सृष्टि आदि से है। इस बात पर फिर यथास्थान वहां पर बहुत अच्छा सा उल्लेख भी होगा और आपको तथ्यों को समझाया भी जाएगा। यहां सिर्फ इतना कहना था कि गत संवत जो है, गत सृष्टि संवत जो है वो ये 123 है। जब 123 है और ये जो वर्तमान है, वर्त रहा है, जिसमें हम चल रहे हैं, ये 124 है। चूंकि हमने दो काम संकल्प गणना में अलग किए हैं जो और लोगों के नहीं हैं, वो नहीं करते हैं इस काम को। वो कौन सा काम है? एक काम तो ये है कि हमने सृष्टियादि गणना को संकल्प में नीत किया है, संकल्प वाचन में समाविष्ट किया है। एक काम तो ये है, ये दूसरों के इसमें नहीं है। ये केवल जो है हमारे आर्य समाज के विद्वानों के संज्ञान में, और वो इसका कर रहे हैं। हमने भी उसका और अधिक परिष्कृत ढंग अपनाया है, इसलिए हमारे लिए ये गणना बहुत महत्व की है। और दूसरा काम जो हमने किया है, जो दूसरे लोगों के कहीं नहीं मिलेगा, और हम ये सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत उत्तम समझते हैं कि हमको अपने कुछ प्रमुख ऋषियों का जो है वो ध्यान रहे, संज्ञान बना रहे। तो हमने ये जोड़ा है ब्रह्म मनुकृत पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरस वशिष्ठ मरीच विश्वामित्र भारद्वाज अगस्त्य कपिल कणाद पाणिनि पतंजलि गौतम व्यास जैमिनी शंकराचार्य और दयानंद सरस्वती, ये जो ऋषिवर्यों के नाम जोड़े हैं, ये हमने संकल्प में अपनी तरफ से करा है। बाकी सब प्रचलन में जैसा है वैसा है। आइए अंदर के प्रश्न में आ जाइए। शक संवत 1944, उत्तरायण चल रहा है। आज 18 तारीख हो गई हैं, यानी कि आज 28 गते हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं 28, 29, 30 और अगला महीना। तो ये जो 3-3.5 दिन बचे हुए हैं, इन 3.5 दिनों में आपका सूची मास पूरा होने जा रहा है, और सूची मास की पूर्ति के साथ में आपका दक्षिणायन भी पूरा हो जाने वाला है। वो उत्तरायण पूरा होने वाला है और दक्षिणायन शुरू होने वाला है। इन 3.5 दिनों के साथ में जो आपको हमने परसों भी, कल भी बताया था, जो जहां व्रत पर्व और त्योहार लिखे हुए हैं, यहां आप देखेंगे 31 गते में। इस पंचांग में आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, इस पंचांग में गते के साथ हमने
दाईं तरफ को सर्व त्योहारों को या जो भी विशिष्टियां हैं उस दिन के विशिष्टियां, ये सब विशिष्टियां हैं कि संक्रांति हो रही है 14:44 पर, इन विशिष्टियों को दिया हुआ है। अभी कल ही मुझे एक विद्वान है ग्वालियर के, उनका आया कि जन्माष्टमी कब है, हमें पंचांग में जन्माष्टमी नहीं मिल रही है। अब वो क्या है कि वो देख न पाने की बात है, इसी अभ्यस्तता में न रहने की बात है। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को ये दक्षिण की तरफ में, सीधे हाथ की तरफ में जो मैंने व्रत पर्व त्योहार दिए हैं, इनके बारे में आपको सही से संज्ञान ले लेना है कि ये गते के साथ जोड़कर जो लिखा है वो उस गते में या उस गते से जुड़ी हुई तारीख से संबंधित हैं। ये ठीक आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखेंगे आप कि आप इस समय उत्तरायण चल रहा है, कह चुका हूं उत्तरायण बीतने वाला है, और उत्तर गोल में सूर्य की स्थिति है, शुचि मास है। ये शुचि मास ग्रीष्म ऋतु का दूसरा महीना है, शुक्र शुचि, ये ग्रीष्म ऋतु है और विक्रम संवत 2079 है। और ये जो संवत्सर है, इस संवत्सर को बारहस्पत संवत्सर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बारहस्पत संवत्सर। बारहस्पत शब्द कहां से बना है? बृहस्पति से। तो बृहस्पति की स्थिति को बताता है ये। और ये सब चिन्ह किस लिए हैं? काल गणना के लिए हैं ये चिन्ह। आप बृहस्पति का जो गोचर है, गो माने आसमान, चर माने चल रहा, तो आसमान में, अंतरिक्ष माने सो सब चीजों को अपने अंतर में धारण किए हुए वो अंतरिक्ष हुआ। ये प्रिय रत्न आर्ष जी ने एक बड़ी अच्छी व्याख्या दी हुई है अंतरिक्ष की, वहां से आपको ये बोल रहा हूं। तो ये जो है सारी चीजें, ये नल संवत्सर, बारहस्पत संवत्सर, बृहस्पति का गोचर, और जब बृहस्पति का गोचर शब्द आपके संज्ञान में आ जाएगा तो किसी भी कालखंड में आप इस वर्ष की अभिज्ञा ले सकते हैं। आपको बृहस्पति की गणना करनी होगी और ये देखना होगा कि बृहस्पति इस राशि में, ये नल संवत्सर में कब से कब था, और आप जान जाएंगे वो ये साल था। ठीक है। इसके बाद अब आप आएंगे आज के पंचांग पर। तो ये जो पंचांग है, आज हम थोड़ा सा आपको, जब हमने कल जितना चले थे उससे थोड़ा और आगे चलेंगे, इसमें थोड़ी और जानकारी देंगे आपको, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे फिर आपको। तो ये जो आज है 28 गते, क्या है आज? गते, गए हुए सूर्य को 28 दिन हो चुके हैं। ये कैसे जानेंगे? तो आइए अब आप बाएं पृष्ठ पर आइए। बाएं पृष्ठ पे जहां 28 लिखा है वहां आप देखिए 28 गते। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो सूर्य है, ये आज के प्रातः में सबसे पहले जहां 28 लिखा है वहां दो संख्याएं और लिखी हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, उनका उल्लेख अभी नहीं कर रहा हूं, वो सिखाने में बाद में आएंगी। दो संख्याएं, बस सिर्फ संख्याएं पढ़ लो। क्या है? 22, 57, 42, और दूसरी संख्या है 28। आज 18 तारीख है ना, मेरा ये मैंने दूसरा पृष्ठ 28 गते हैं। हाँ, तो 28 गते में 22, 53, 46 नहीं है? अच्छा, तो ये 22, 53, 46 ये पहली संख्या, मैंने दूसरी पढ़ दी थी क्या? अच्छा, 22, 53, 46 ये पहली संख्या है। इस संख्या का क्या मतलब है?
कैसे प्राप्त हुई, ये विषय फिर सीखने का है। दूसरी संख्या 12:01 है। ये क्या संख्या है, क्या बता रही है, ये फिर सीखने समझने का विषय है, ये पढ़ने का आगे का विषय है। हम आ रहे हैं सूर्य की, यहां जो हमने 6 स्थितियां दी हैं और हमने प्रत्येक ग्रह से जुड़ी हुई इन 6 स्थितियों को दिया हुआ है। जैसे अभी आप देखेंगे कि बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, सूर्य है, इन सब की स्थिति दी हुई है। ये स्थिति कौन सी स्थिति है, वो जहां है वहां की स्थिति है, खगोलीय स्थिति है उनकी, वो खगोल में है तो खगोलीय स्थिति है। सूर्य की है वो 86 अंश, 46 कला और 9 विकला चल चुका है। कोई हमें बताएं कि ये कहां से चला है जी? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये स्थिति किसके सापेक्ष है? वसंत संपात के सापेक्ष है। ये जो गणनाएं जितनी भी दी हुई हैं, ये गणनाएं हमारी वसंत संपात के सापेक्ष हैं, जो कि बोलिए, ये समस्त गणनाएं वसंत संपात के सापेक्ष हैं, जो कि क्रांति वृत्त का वास्तविक आरंभ बिंदु है। ये है बात। और जो दूसरे पंचांग हैं उनमें स्थिति ये नहीं है। वो कहते वो भी हैं कि हम भी संपात से गणना कर रहे हैं, लेकिन वो संपात को वहां से नहीं लेते हैं, वो संपात को कहीं और से लेते हैं। वो कहते संपात यहां है। अब आपको आगे गणना में ये सीखना है कि कोई आपसे कहेगा कि नहीं संपात तो यहां है, कोई ये कहेगा कोई संपात तो यहां है, कोई तीसरा आया उसने कहा नहीं संपात तो यहां है। ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। एक संपात 50 जगह तो नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत साधारण सी बात है सत्य की। परंतु आप तब तक उस व्यक्ति को रियलाइज नहीं करा पाएंगे, अनुभव नहीं करा पाएंगे, जब तक आप उस संपात को गणित करके नहीं बता देंगे उन्हें। अच्छा बताओ संपात की गणित कैसे होती है, आप बताओ आपने कैसे गणित की है ये। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है जानने का कि ये चीजें हमें जाननी हैं। इनके जाने भी गए हम अपने सत्य को स्थापित नहीं कर पाएंगे। इनके गणितीय सूत्र हैं, सिद्धांत ग्रंथों में सूत्र दिए हुए हैं और वो सूत्र एक ही हैं, पर वो उन सूत्रों का क्रमिक रूप से उपयोग नहीं करते हैं। वो जहां तक पंचांग पिछले साल का दिखा रखा वहां से आगे अब बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, वो ऐसे बढ़ रहे हैं। तो आइए ये 86 अंश, 46 कला और 9 विकला पर जो सूर्य है ये बता रहा है कि 30 अंश की क्या होती है, राशि होती है 30 अंश की। वो 30 अंश से 86 में भाग दो तो 30 दूने 60, 60 माने 2 राशियां चली गई। बहुत स्पष्ट समझने का है, ठीक है। 2 राशियां चली गई और तीसरी राशि मिथुन राशि माने सूची मास। इससे पता लग रहा है आपको, आप केवल भोगांश से भी जान सकते हैं कि ये महीना कौन है। कुछ नहीं पता है आपको, लेकिन आपको ये पता है कि ये वृषभ में, मिथुन में सूर्य है और 86 और ये 27 अंश पूरे कर चुका है, ये आप जान रहे हैं। 27 गते बीत चुकी हैं, अब 28 गते 28वें अंश में आप आने वाले हैं। ये आप सिर्फ इससे जान जाएंगे। आप लोगों में जो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों में तो समस्त आर्य विद्वानों से मेरा मतलब है, विद्यार्थियों से, सबसे, आप में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अज्ञान नहीं है। क्या नहीं है आप में? आप में सिर्फ अपरिचय है।
विषय का अपरिचय है आप में अज्ञान नहीं है। और विषय का परिचय हो जाए तो आपका ज्ञान उभर करके सामने बोलने लग जाएगा। आप बिल्कुल भी अपने आप को ये न समझें कि हमको क्या इतना भी नहीं आया था आज तक। आया इसलिए नहीं था क्योंकि विषय के साथ अपरिचय था। तो आप में अपरिचय है, अज्ञान नहीं है। आपने ये जान लिया कि ये गते कैसे हो रही हैं और गते किससे बात कर रही हैं। तो जो जगतस्तस्तुतश्च, जो जगत का जो मुखिया है, जिसके आधार पर सारे पंचांग की गणनाएं आधारित हैं, वो सूर्य, वो इन गणनाओं का मुखिया है। ये उस गणना की स्थिति है। इस पर इतना ही बोल करके अब हम आगे आएंगे, क्योंकि जो बाकी तथ्य हैं उनकी तो गणना से स्पष्ट आपको समझना है। तो अब ये देखिए आपके सामने खुला है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 18 गते में सूर्योदय है 5:28। अब हम अगले पेज पे आ गए हैं, सीधे पेज पे आ गए हैं, हम 59 पेज पे आ गए हैं। 5:28 और 19:17। अब आप देखेंगे कि जब आप पंचांगों को दूसरों को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उन्होंने सूर्योदय कुछ और लिया है, कुछ और लिया है। कोई कह रहा है कि इतने बजे, कोई कह रहा है इतने बजे, कोई कह रहा है इतने बजे है। सूर्योदय में ही किसी में 4 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का अंतर है। तो आप जब गणित करके देखेंगे तो तब आप ही जानेंगे कि 5:28 आया है तो कैसे आया है। और दूसरे लोग अगर 5:28 नहीं ले रहे हैं तो वो उनका क्यों वैसा आ रहा है, वहां लेना भी चाहिए था नहीं। सूर्य सिद्धांत सम्मत बात क्या है आपको ये आ जाएगी। तो 19:17, ये जो 19:17, वैसे तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन ये 19:17 हमने गणनाओं को सूर्योदय से क्रमानुसार रखा है और अगले सूर्योदय तक हम जोड़ते ही चले गए ताकि एक भ्रम पैदा न हो, ऐसी स्थिति न हो कि दिन के 6 बजे या रात के 4 बजे या दिन के 4 बजे ये समस्या न हो। तो इस वजह से हमने ये रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से 19:17 लिखा है। 19:17 का मतलब 12 बजे होंगे, तब 13 बजे होंगे, 14 बजे होंगे, 15, 16, 17, 18 और 19। 19 माने 7 बजे। तो ये जो सायंकाल 19:17 है, इसका तात्पर्य है 19:17 यानी 7:17। इसी तरह से आप चंद्रोदय देख रहे हैं 24:11 और चंद्रास्त जो है 11:33। ये चंद्रोदय, चंद्र के टाइम हो गए। फिर आप देख रहे हैं कि चांद्र मास व पक्ष, ये हेडिंग दिया है ऊपर, उसके नीचे आषाढ़ कृष्ण पक्ष। आषाढ़, ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। और देखिए कि जो सूची मास है, वो सूची मास जो है 20-21 मई को शुरू हुआ था। वहां से जब सूची मास शुरू हुआ तो पहला पक्ष शुक्ल पक्ष आषाढ़ का रहा होगा। अब ये जो कृष्ण पक्ष आया है, ये आषाढ़, ऊपर देख रहे हैं आप, आषाढ़ शुक्ल पक्ष। हम वही है ना, पूर्वा परम चरतो माये ये तो शिशु क्रीडंतो पर्यातो अध्वरम विश्वान्यो भुवना विजाता। तो ये वो ही है कि हमने आषाढ़ शुक्ल लिया और आषाढ़ शुक्ल के बाद हमने आषाढ़ कृष्ण पक्ष लगाया। इस वजह से हमारा ये जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष है, ये सूची मास के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस पर आपको, जब आप ये सब समझ जाओगे तो आपको खुशी होगी, अच्छा लगेगा, आपको गौरव होगा आपको, कि हमारे जो ये महीने हैं, ये कभी भी आज कल नहीं, वर्ष 2 वर्ष नहीं, 1000-2000 वर्ष नहीं, हमेशा ये ऋतुओं से इसी तरह से जुड़े हुए रहेंगे। क्योंकि संशोधन, थोड़ा विषयानंतर हो रहा है पर 1-1.5 लाइन मुझे कहनी है। विषयांतर ये हो रहा है
कि पंचांग में सुधार पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि पंचांग में सुधार पहले नहीं हुए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, थोड़ी विषयांतर की बात है पर जरूरी बात है कि पंचांग में ये ऋतुओं का व्यतिक्रम विक्रमादित्य के टाइम पे भी देखा गया था, और उस समय उन लोगों ने ये मासों को जो क्रम दिया आगे पीछे करने का, ये उस समय दिया गया था। उस समय हुआ ये कृष्ण पक्ष से महीने का शुरू, उस समय हुआ। उस समय के लोगों के संज्ञान में यही बात आई कि एक पक्ष को पीछे कर दो और फिलहाल सही कर दो। मैं अभी नेपाल के विद्वानों से मेरा संपर्क चल रहा है, लगातार चल रहा है, बहुत इस पर ज्यादा वो नहीं है, पर वो भी यही कह रहे हैं कि पक्षों को थोड़ा रीएडजस्ट कर लो। हमारा कहना ये है कि एडजस्ट करने से बात कभी नहीं बनेगी। अगर आप आज की दूरी को समायोजित कर दोगे, इस बात को सुन लो लेकिन बहुत अच्छी तरह से, अगर आज जो विभेद है, इस विभेद को खत्म करने के लिए आप सिर्फ नाम बदल दो तो कुछ समय के लिए आपकी परिस्थिति गणना की सही हो जाएगी, परंतु जो गणनाओं में अंतर का कारण है वो तो जिंदा रहा ना। वो कारण जिंदा रहने से अब वो कारण तो वो भी तो प्रगति में रहेगा ना। आज 2 साल का है, कल 3 साल का होगा। जैसे हम बढ़ रहे हैं, बचपन में हम कैसे थे, फिर कैसे हुए, आज हम कैसे हो गए, तो ये क्रमागत हमारी उन्नति हुई। ऐसे ही उस व्यवस्था की भी तो क्रमागत उन्नति होगी। वो फिर 1000, 10, 5, 1000 साल बाद, 2-3 हजार साल बाद फिर अपना अंतर ले लेगा। तो आपको जो मैं कह रहा था, खुशी होगी इस बात की, वो ये बात होगी हमने जो सबसे बड़ा काम किया है पंचांग सुधार में, हमने माने ये श्री मोहन कृति आर्ष पत्रक में जो सबसे बड़ा काम किया है, वो किया है कि हमने संयोजन नहीं किया है, एडजस्टमेंट नहीं किया है, हमने सुधार किया है। और वो ऐसा सुधार किया है कि हजारों साल तक भी हमारे इस पंचांग में ऋतु व्यतिक्रम नहीं होगा। और वो क्या सुधार किया हमने सुधार ये किया कि हमने संपात से जोड़ करके अपने पंचांगीय गणनाओं को स्थिर कर दिया। बस इतने से इतनी बात हो गई हमारी। यही है, हाँ, ये जो है ये क्यों किया हमने, कहां से किया हमने ये? वेद ने पहले ही दिया है। वो एक अलग बात है कि आज तक लोगों के वो देखने में नहीं आया तो नहीं आया, तो हमने वहां से किया है। अब आप देखेंगे कि आगे आपकी ये पंचमी तिथि है 24:22 तक, और पंचमी आज आप जब बोलेंगे तो आज के संकल्प में आपका आएगा पंचम्याम तिथो, और फिर आएगा श्रवण नक्षत्र। लेकिन श्रवण 6:17 तक है, तो श्रवणानंतर जिस समय, याद रखिएगा आप कभी भी ध्यान रखें, जिस समय आप कोई भी याज्ञिक कार्य कर रहे होते हैं, जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं, संकल्प वाचन हमेशा तात्कालिक होता है। कैसा होता है? जिस वक्त पे आप कर रहे हैं उस वक्त के आपको पंचांगीय आधारों का वाचन करना होता है। ये संकल्प वाचन की विधा है। तो जब आप श्रवण कहेंगे तो आप ऐसा कहेंगे श्रवणानंतरम, क्या कहेंगे? धनिष्ठा नक्षत्रे, क्योंकि श्रवण था सूर्योदय काल में, पर अब जो है वो उसके बाद का वर्तमान में धनिष्ठा चल रहा है, ऐसा आप कहेंगे। श्रवण अनंतर धनिष्ठा नक्षत्र की बात आप करेंगे, और फिर आप लग्नोदय, एक चीज आप सारे लोग अपनी किताब में नोट कर लो, क्योंकि हमने लग्नों की संशोधन तालिका एक दी हुई है, अंत में आखिर में दी हुई है पंचांग के, ये दिए हुए पृष्ठ
पंचांग का है, ये 100 पृष्ठ है। 199 पृष्ठ में हमने सारे स्थानों के परिवर्तन की तालिका दे रखी है। इस 99 और 100 पेज में, इस पेज में हमने, मान लीजिए आप कहीं भी हैं, उदाहरण के लिए आप अजमेर में हैं, तो अजमेर का नाम इस तालिका में है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने सूर्योदय में और लग्न में कैसे सुधार करना है वो आप इस तालिका से कर लोगे। वो हम आपको बाद में करके भी बताएंगे कि आपको कैसे अपने लग्नों को, अपने सूर्योदय आदि को गणित करना है, ये आपको ठीक से बताया जाएगा। यहां एक परिचयात्मक बात कह रहे हैं कि चूंकि आपके वानप्रस्थ साधक आश्रम जो है उसकी गणनाओं का संशोधन इस तालिका में नहीं है, और मेरे लिए संभव भी नहीं है कि मैं सारे भारत की, वो तो एक पूरी किताब स्थानों की ही बन जाएगी। जो प्रमुख स्थान है उनका मैंने दे दिया है। तो साबरकांठा जिले के आपके जो ये वानप्रस्थ साधक आश्रम है, इसके लिए गणनाओं की तालिका नहीं है, पर हमने अलग से बना ली है। ये हमने गणित कर दी है। अभी आप लिखिए मेष, या 1 का अंक लिख लीजिए, मेष लिखने में ज्यादा आपको लगेगा, 1 लिखिए और 1 के नीचे लेखा डालिए और नीचे 17 लिख दीजिए। 1 पे 17, 2 पे 22, 2 के नीचे 22। अब देखिए हमने संशोधन तालिका में जहां अंक लिखे हुए हैं और उसके आगे ऋण और धन नहीं लगाया हुआ है, तो वहां आप ये समझेंगे कि ये धन है, और जहां ऋण करना होगा वहां हम ऋण लिखेंगे। ये जो मिथुन के मेष के बाद डैश लिखा है, ये डैश है, ये धन और ऋण नहीं है। तो मेष में 17, इसको नोट कर लीजिए अपने पास। 2 में 22, 3 में 26, 3 में 26, 4 में 28, 4 में मतलब, हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही खुशी की बात है। 4 का मतलब कर्क, यानी जहां ऊपर लिखा होगा कर्क लग्न और उसका आरंभ समय दिया होगा। अब अगर आप यहां पर वानप्रस्थ साधक आश्रम में हैं तो आपको ये संख्या उस संख्या में जोड़नी होगी। उसका लग्न आरंभ काल वो होगा, उसका लग्न आरंभ काल वो नहीं होगा जो ये पंचांग में दिया हुआ है। वो दिल्ली का टाइम है। दिल्ली के टाइम की अपेक्षा ये 4 में 28, 5 में 26, पांच में 26, चलो 6 में 22, 7 में 17, 7 में 17, 8 में 11, 9 में 7, 9 माने धनु, धनु राशि का लग्न होगा तो वो लग्न में आपको 9 में 7 मिनट जोड़ने होंगे। 10 में 5, 11 में 7, आप नहीं नोट कर रही हैं? कर रही हैं, अच्छा। 11 में 7, 12 में 11, ये आपकी करेक्शन सारणी हो गई यहां की वानप्रस्थ साधक आश्रम की, और ये हमेशा के लिए काम करेगी। ऐसे ही आप, चूंकि कुछ लोग कहीं बाहर से भी आए हुए हैं, और अगर आप में से किसी का स्थान इस पंचांग की संशोधन तालिका में नहीं हो तो वो आप हमें अपने स्थान की जानकारी दे देंगे, हम आपको ये अंतर गणित करके दे देंगे, तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी। अब देखेंगे आप कि 7:59 पर सिंह लग्न शुरू हुआ, और 7:59 पर सिंह लग्न शुरू हुआ।
सिंह में 26 मिनट जोड़ने थे, तो आपके वानप्रस्थ साधक आश्रम के लिए सिंह लग्न इसमें 26 मिनट जुड़ जाएंगे, तो 8:25 पर शुरू होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल ठीक। 8:25 पर शुरू हुआ सिंह लग्न। तो अभी जैसे 10:06 हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 10:19 पर कन्या लग्न शुरू हो रहा है, पंचांग का हो रहा है 10:19। तो कन्या लग्न में 22 मिनट जोड़ने हैं। ये पृष्ठ संख्या 59 पर देखिए, पंचांग के 59 पर बता रहे हैं। 59 28 गते में 28 गते के आगे के एंट्रीज दे रहे हैं हम, प्रविष्टियां। 10:19 पर कन्या लग्न शुरू हुआ। ये पंचांग का हुआ, और पंचांग हमेशा स्थानीय होता है। एक बात ध्यान रखें आप, पंचांग कैसा होता है? कोई भी पंचांग स्थानीय होता है। आप जब किसी पंचांग को उपयोग कर रहे हो, तो आपको यह देखना जरूरी है कि यह पंचांग कहां का बना हुआ है। तो खैर, अब वैदिक पंचांग वालों के लिए तो ये एक ही पंचांग है भारतवर्ष में, आप तो दूसरा पंचांग से मतलब ही नहीं रखना है अब। लेकिन एक सिद्धांत की बात है, वो आपके संज्ञान में आनी जरूरी है। वो ये है कि पंचांग हमेशा स्थानीय अक्षांश और देशांतर पर गणित होता है। ठीक है, तो 10:19 पर का मतलब कन्या में आपने 22 मिनट जोड़ने हैं, तो ये हो जाएगा 10:41 पर कन्या लग्न शुरू होगा यहां के लिए। तो इसका मतलब अभी यहां पर सिंह लग्न चल रहा है। ठीक है, तो अब आप जो है संकल्प वाचन, संकल्प को निकाल दीजिए विभू, संकल्प। अब ये संकल्प वाचन होगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलिए। ओ, ये जो आपने अभी बताया, लेकिन इसमें पीछे तालिका दे रखी है, उसमें सावरकांठा का और बताया, और आपने जो बताया उसमें अंतर है। पीछे सावरकांठा का लिखा हुआ है इसमें। ये वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ का है, जो कि सावरकांठा जिले में। अंतर होगा उसका। अब वो सावरकांठा कितने अक्षांश में कितना अंतर बनता है, वो सावरकांठा के लिए अंतर होगा। ठीक है, सावर किसी भी ये जो है यहाँ बिल्कुल ठीक वानप्रस्थ साधक आश्रम के लिए जो मैंने आपको लिखा है, इसीलिए मैंने कहा सावरकांठा जिले के वानप्रस्थ साधक आश्रम के लिए हैं ये गणित। अगर मैं कह नहीं सकता, अभी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सावरकांठा में अंतर है और कितना अंतर है, ये नहीं कहा मैंने। मेरी बात को ठीक से, उत्तर को ठीक से सुनिएगा। मैंने ये कहा कि अगर उसमें गणनीय अंतर होगा, मान लीजिए उसका अक्षांश बिल्कुल अलग है, मान लीजिए उसका देशांतर बहुत ही अलग है, तो गणना में अंतर होगा। ठीक है। हाँ। एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को पढ़ते पढ़ाते समय में कोई भी शंका हो, तो उस शंका को प्रथम सत्र में आप अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर दीजिए, क्योंकि शंका आपकी रह न जाए, ये मेरा ध्येय है। पर प्रथम सत्र में शंकाओं पर समय देंगे तो हम कहीं कहीं और हमारा समय वो हो जाएगा। आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये भी हो सकता है कि आगे हम जो पढ़ाएं उसमें कोई बात ऐसी आ जाए जो उस शंका का निर्मूलन करती हो, तो आप उसे काट दीजिएगा। और अगर वो शाम इस पूरे वक्तव्य में बनी हुई है तो उसे रखिएगा। शाम के सत्र में हम आपके लिए 15 मिनट बचाकर रख रहे हैं, उनमें आप अपनी वो बात हमें रख लीजिए। इसके अतिरिक्त भी एक और समय है आपके लिए, जो आप लोग रात्रि में मिल रहे हो, उसमें भी आप बात कर सकते हो, कोई बात को चर्चा के लिए ला सकते हो, रात में भी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सही है। आइए संकल्प वाचन करिए।
ओम तत्सत। बोलिए, सब लोग बोलिए, पढ़िए और बोलिए। श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः सप्तनवतिकोटयः एकोनत्रिंशत् लक्षाणि एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्यधिक शततमे सृष्ट्यवदे नव सप्तत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे नल नाम धेय संवत्सरे ग्रीष्म ऋतौ मासानां मासोत्तमे शुचि मासांतर्गते आषाढ़ कृष्ण पंचम्यां तिथौ श्रवणानन्तरं धनिष्ठा नक्षत्रे सिंह लग्नोदये वसु मुहूर्ते ब्रह्म मनुक्रतु पुलः पुलस्त्य अत्रि अंगिरो वशिष्ठ मरीचि विश्वामित्र भरद्वाज गस्त्य कपिल कणाद पाणिनि पतंजलि गौतम व्यास जैमिनी शंकराचार्य दयानंद सरस्वती प्रभृतिभिर् महर्षिभिर् सेविते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते गुजरात प्रदेशैक देशे सावरकांठा नामकस्य जनपदस्य रोझड़ नाम्न्यां पुण्यभूमौ अत्र स्थिते वानप्रस्थ श्रमे महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी महाभागस्य वयं सर्वे अनुयायिनः ज्योतिष पठितुं संकल्पं कुर्महे। सच्चिदानंद, उस संकल्प के बाद में इस तरह से संकल्प पड़ा और सच्चिदानंदेश्वरो अनुगृह्णातु। ये इसके साथ ही आज का जो मुख्य पंचांग और संकल्प वाचन का था वो पूरा हुआ। आपके बीच में हम, आप जानते हैं ये बिगू भी आए हुए हैं और ये आपको एक ज्योतिष के संदर्भ में एक बुनियादी वक्तव्य की कुछ खास बातें जो हैं वो रखना चाह रहे हैं। तो एक अवसर हम ये इनके लिए यहाँ निकाल रहे हैं। आप इनकी बातें सुनिए और उसके बाद फिर आपका समय बचा तो अब में और नहीं तो शाम को ज्योतिष शिक्षण का पहला पाठ शुरू हो जाएगा। तो वहीं से बोलोगे? ठीक। ओ नमस्ते जी। ज्योतिष के संदर्भ में सामान्य परिचयात्मक बातें मैं थोड़ी बहुत रखना चाह रहा था। ज्योतिष का अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और हमारे ग्रंथों में ज्योतिष किस अर्थ में लिया गया है। ज्योतिष, देखिए कल भी जब प्रश्न पूछा था तो एक बात आई थी कि प्राकृतिक घटनाएं क्यों होती हैं, चांद तारे कैसे होते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मनुष्य को विस्मय में डालते हैं, एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और इन प्रश्नों के अर्थ में जो आसमान में ज्योतियां दिख रही हैं उनके अर्थ में और उनको समझने के रूप में जो विज्ञान विकसित हुआ उसी को हम ज्योतिष कहते हैं। वेदांग ज्योतिष में इसका जो उद्देश्य कहा गया है कि ज्योतिष का उद्देश्य क्या है, तो वो कहते हैं कि जो वेद हैं वो यज्ञ के लिए है। यज्ञ जो है वो काल के अधीन है और काल का निर्धारक तत्व जो है वो ज्योतिष है, जो निर्धारण करता है वो ज्योतिष। यहाँ जब ये कहा जा रहा है कि वेद यज्ञ के लिए हैं, तो यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्निहोत्र नहीं है, वो यज्ञ का संपूर्ण अर्थ है जिसमें संगतिपूर्ण किए गए कार्य भी सम्मिलित हैं, ऋतुचर्या भी सम्मिलित है। तो ज्योतिष के कार्यक्षेत्र में मूल रूप से जब हम आसमान में देखते हैं रात को, तो हमें दो तरह के पिंड दिखाई देते हैं।
अच्छा, ज्योतिष की ये जो समस्याएं हैं, ये जो विस्मय है, इसके विभिन्न संस्कृतियों ने अपने अपने अलग अलग अर्थ निकाले हैं। और सिर्फ रोचकता के लिए आपको जानकारी में दे रहा हूं, कुछ संस्कृतियों ने ऐसा भी अर्थ निकाला कि ये जो आसमान है ना, ये एक चादर है जो जगह जगह से फट गई है और उसके ऊपर जो है वो स्वर्ग लोक है। तो जो तारे हमें टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस फटी हुई चादर से चंद्र स्वर्ग लोक की रोशनी जो छन कर आ रही है, वो हमें तारों के रूप में दिखाई देती है। अलग अलग संस्कृतियों ने अपने अलग अलग अर्थ निकाले। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मतलब हमारे पास वेद का ज्ञान है, तो हमारी संस्कृतियों में इस तरह के अर्थ नहीं निकले। हमने उन चीज़ों को समझा तो ये पाया कि जो आसमान में जितनी ज्योतियां हैं, मुख्यतः दो तरह की हैं। एक वो जो स्थिर है, जो चलती नहीं है, और एक वो जो चलती हैं। जो नहीं चलती है उनको कहा नक्षत्र, और नक्षत्र आसमान में अनंत है, जितने जिसको दिख जाए उतने हैं। मुख्य रूप से 28 हैं। वो मुख्य रूप से 28 क्यों है वो अभी आएगा। कुछ ज्योतियां ऐसी हैं जो चलती हुई दिखती हैं, उनको हमने कहा ग्रह। कई लोग आज के परिप्रेक्ष्य में यह भी कहते हैं कि चंद्रमा तो उपग्रह है, ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। फिर ज्योतिष में इनको ग्रह क्यों कहते हैं, मुख्यतः भारतीय ज्योतिष में इनको ग्रह क्यों कहते हैं? तो हमें समझना होगा कि ग्रह शब्द जिस समय बना होगा उस समय उसकी उत्पत्ति क्यों हुई। ग्रह से तात्पर्य है ग्रहणाम गतिम, जो पिंड एक नियम को धारण करके गति करते हैं उनको ग्रह कहा गया है। और इस अर्थ में आप देखेंगे तो चंद्रमा भी एक ग्रह है, क्योंकि वो एक नियम को धारण करके और उस नियम से गति कर रहा है। ज्योतिष की विशेषता यह है कि ग्रहों के इस एक नियम को धारण करके एक रूप से सदैव गतिमान रहने के व्यवहार को प्राचीन ऋषियों ने उत्तम व्यवहार समझा और मनुष्य के जीवन को ग्रहणीय विचार समझा। मनुष्य का जीवन भी तो ऐसा ही होना चाहिए कि एक नियम को धारण कर, ब्रह्मचर्य का नियम धारण करा है तो उस नियम का धारण करके पूरा जीवन उसी में लगा रहे, या किसी विषय विशेष में अगर नियम धारण करा है तो उस नियम को धारण करके, ऋषि ऐसे ही तो हैं। अगर महर्षि कणाद हैं तो उन्होंने एक विषय को धारण किया, उस विषय पर अध्ययन करा। महर्षि पातंजलि हैं तो उन्होंने अगर योग को विषय लिया तो उन्होंने योग पर करा। महर्षि पाणिनि हैं तो अगर उन्होंने एक विषय को लिया तो उस विषय में अपना जीवन गुजारा। ग्रह और ज्योतिष मनुष्य के जीवन को इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। इसी वजह से ज्योतिष के प्रति, ज्योतिषीय विषयों के प्रति प्राचीन समय से ही बहुत आकर्षण रहा है, क्योंकि ये आपको एक जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। और उद्देश्य है काल विधान शास्त्र। ज्योतिष जो है काल विधान का शास्त्र है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गणित विकसित हुई। वेद में हमें मार्गदर्शन मिला कि वसंत ऋतु के 2 महीने होंगे, लेकिन अब कैसे जाने कि वसंत ऋतु के वो 2 महीने कौन से होंगे, कैसे जाने कि हम वसंत संपात आ गया है? तो उसके लिए गणित का विकास हुआ। पक्ष हुए, महीनों के नाम हुए, नक्षत्रों के नाम हुए, उनके क्रम कैसे होंगे, इसके लिए गणित के विकास हुए। और जो भी चीज विकास क्रम में चलती है, देखिए वेद ज्ञान क्रमिक विकास नहीं है, लेकिन जो गणित का विकास है वो क्रमिक विकास है। वेदांग ज्योतिष में जो गणित है वो प्राचीनतम गणित है, स्थूल है, मध्यम गणित है। आप औसतन ये निकाल पाते हैं कि औसतन आज कौन सी तिथि होगी, कौन सा नक्षत्र होगा। धीरे धीरे गणित में विकास हुआ। हम सिद्धांत ज्योतिष के कार्यकाल में आते हैं, उस समय काल में आते हैं जब सिद्धांत ज्योतिष विकसित हो रहा था। सिद्धांत ज्योतिष में तिथियों को निकालने की गणित में और सूक्ष्मता आई, ग्रहणों को निकालने में और सूक्ष्मता आई, ग्रह गणित में और अधिक सूक्ष्मता से काम किया गया। और आज का समय है आधुनिक विज्ञान का। आधुनिक विज्ञान में मूल उद्देश्य वही है। मूल उद्देश्य पंचांग का या ज्योतिष का, जो काल निर्धारण का है, जो वेद का मार्गदर्शन है, वही है। लेकिन उस मार्गदर्शन को प्राप्त करने का जो माध्यम है गणित का, वह निरंतर विकास को प्राप्त होता आया है। सिद्धांत ज्योतिष में उस समय के संसाधनों के अनुरूप लोग 2.25 अंश से कम का कोण नाप सकने में असमर्थ थे, क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने उन्नत उनके पास औजार नहीं थे जिससे वो इतने कम के अक्षांशों या इतने कम अंशों को नाप सकते थे। आज हम सूक्ष्मतम अंशों को नाप सकते हैं। तो आज का गणित अधिक विकसित है।
गणित विकसित तो है, लेकिन किस उद्देश्य के लिए? वही वेद के उद्देश्य के लिए। और मुख्यतः वेद के उद्देश्यों को अगर हम दो शब्दों में कहें तो वो दो शब्द हैं, एक ऋतुबद्धता और एक है दृक् तुल्यता। ऋतुबद्धता का मतलब है कि जो हमारा व्यवहार है, जो पंचांग है, वो ऋतुओं के अनुसार हो, ऋतुओं से विमुख न हो। और दृक् तुल्यता का मतलब है कि जो जैसा जहां दिख रहा है उसको वैसा ही लिखा भी जाए। अगर सूर्य उत्तरायण में दिख रहा है तो उसको उसी दिन के लिए उत्तरायण में लिखा जाए। ऐसा ना किया जाए कि सूर्य उत्तरायण में दिख रहा है किसी और दिन, लेकिन हम कागज में लिख रहे हैं किसी और दिन। ये जो अंतर है, इन अंतरों को हमने अपने गणित में परिष्कार किया। और परिष्कार किस उद्देश्य के लिए करा? कि हमारा पंचांग ऋतुबद्ध बना रहे और दृक् तुल्यता बनी रहे। अगर हम इस उद्देश्य से परिष्कार कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य एक यह भी है कि जो प्राचीन परिष्कार से पूर्व का जो गणित है उसके कारण ऋतुबद्धता या दृक् तुल्यता में कुछ ना कुछ अंतर आया हुआ दिखा होगा। ऐसा इतिहास में बार बार होता रहा है। बार बार पंचांग सुधार की आवश्यकता होती रही है और इसको हमारे ऐतिहासिक पुस्तकों में, ग्रंथों में, कथाओं के रूप में, वाचन के रूप में या घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त भी किया गया है। पौराणिकों में एक कथा चलती है, समुद्र मंथन की कथा। वह भी ऐसा ही एक उदाहरण है जिसे पंचांग सुधार के कर्म को एक कथा के रूप में अभिव्यक्त किया गया। यह शतपथ ब्राह्मण में भी एक जगह आता है, मेरे ख्याल में प्रथम कांड के 6 उसमें है, जहां वो कहते हैं कि प्रजापति जो है प्रजा का पालन करते करते उनके पर्व शिथिल पड़ गए। जो इस बात का परिचायक है कि उस समय भी ऋतुओं संधि और जो पंचांग जो चल रहा था उसमें अंतर आना शुरू हो गया, तो उन्होंने उसको फिर सुधार किया। हमारे पास जो प्राचीनतम नवीनतम सुधार हुआ है वो हुआ है महाराजा विक्रमादित्य के समय में। महाराजा विक्रमादित्य के समय में जब ये विक्रमी संवत का आरंभ हुआ तो ऋतुओं में और पंचांगों में थोड़ा अंतर दिख रहा था। मतलब जिस दिन जो हम पंचांग में कह रहे थे कि आज ये ऋतु होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में वो ऋतु अनुभव के अनुसार, ऋतुबद्धता के अनुसार वह ऋतु नहीं थी। तो उन्होंने उसका एक जो परिष्कार करा कि कैलेंडर को 15 दिन खिसका दिया, यानी कि जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिसको उन्होंने कहना चाहिए था उसको तो रखा, लेकिन उसके बाद का जो पक्ष है उसको वैशाख कहना शुरू कर दिया। तो वैशाख मास जो है वो ऋतु के अनुसार आ गया। जो 15 दिन का अंतर था वो उन्होंने इस तरह से समायोजित कर लिया। अच्छा, ये अंतर सिर्फ भारतीय पंचांगों में हुआ हो ऐसा भी नहीं है। पाश्चात्य जगत में रोम का जो कैलेंडर था तकरीबन 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर नाम के वहां के राजा ने उसमें एक करेक्शन करा था। उस करेक्शन में उन्होंने 90 दिन का अंतर सही करा, उसके वो भी समायोजन से ही करा। तो जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया, समायोजन से तात्कालिक रूप से पंचांग सही हो जाता है, लेकिन जो अंतर का कारण है वो खत्म नहीं होता। तो जो 45 ईसा पूर्व में जो करेक्शन करा वो सन 1500-1600 में आते आते फिर से उसमें अंतर आ गया। उस समय वहां पर जो है 11 दिन का अंतर आ गया। तो वहां के जो चूंकि वहां उस समय संप्रदाय का प्रभुत्व था, तो पोप जो थे वहां पर उन्होंने एक तरह से जैसे हमारे यहाँ मठादेश होता है, इस तरह से उन्होंने अपना एक आदेश जारी करके 4 सितंबर सन 1562 के बाद 1549 के बाद जो अगली तारीख है वो सीधे 14 सितंबर है। तो बीच के जो 10 दिन है वो उन्होंने गायब कर दिए और उनका कैलेंडर में जो 10 दिन का अंतर था वो सही हो गया। जो करेक्शन यूरोप में ग्रेगोरी जिन्होंने ये करेक्शन करा, जिनके नाम पर आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर मानते हैं, देखिए संस्कृतियों की जड़त्व तो इतना अधिक होता है कि यूरोप में भी जो करेक्शन 15वीं शताब्दी में हो गया, उस करेक्शन को 17वीं शताब्दी में माना ब्रिटेन ने 200 साल बाद। तब तक उन्होंने भी नहीं माना उस चीज को। और रशिया, टर्की, ये जो ऐसे देश हैं, तुर्की वगैरह, ये देशों ने तो 20वीं शताब्दी में जाके इस करेक्शन को स्वीकार करा है। संस्कृतियों में परिवर्तन के प्रति एक जड़त्व रहता है, वो एक सामान्य सा है। जड़त्व किसमें नहीं रहता? वो जो अपनी संस्कृति में, जिनकी संस्कृति में यह है कि नहीं हमको मूल बात मान करके चलनी है। ऋतुबद्धता और दृक् तुल्यता के दृष्टिगत ही पंचांग में जो जो चीजें लाई गई, उन्हीं में से जो अवयव हम आगे पढ़ेंगे भी, क्षय तिथि है, वृद्धि तिथि है या क्षय मास है,
चांद्रमास और सौर मासों का अंतर जैसे ही ऋतुओं से बाहर जाने लगता है, वो गणितीय परिष्कार है, एक सिद्धांत बन गया है कि उसमें अधिमास लगा करके चंद्रमासों को वापस ले आते हैं ताकि वो संबंध बना रहे। इस तरह के करेक्शंस पाश्चात्य जगत में भी होते रहे, हमारे पंचांगों में भी होते रहे। भारत में सिर्फ इतना रहा कि 7वीं और 12वीं शताब्दी के बाद से मुख्यतः जो हमारा इतिहास रहा है वो इतना उथल पुथल भरा रहा, इतना हिंसक रहा है कि खास तौर से उत्तर भारत में ज्योतिष में जो वेद की परंपरा रही है, चीज़ों को देखने की, ऑब्जर्वेशन की, जो ऑब्जर्वेटरीज रही, उनका नुकसान हो गया। राज्य परश्रय नहीं रह पाया और जिनका राज्य था उन्होंने इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया। तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ से ये व्यवस्था धीरे धीरे खास तौर से उत्तर भारत में और समय समय पर कुछ समय बाद जाकर के दक्षिण भारत में भी, तो धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं समाप्त हो जाने से, यद्यपि हमारे ग्रंथों में जैसे सूर्य सिद्धांत में भी स्पष्ट उपदेश है कि जब जब आपकी गणित से आने वाला व्यवहार और आसमान में दिखने वाला व्यवहार अंतर पा जाए तो अपनी गणित में संशोधन कर ले। पर यह संशोधन होगा कैसे? यह संशोधन होगा ऑब्जर्वेशन से, वेद से। और जब हमारे वेद के साधन समाप्त हो जाएं, क्योंकि देखिए कला और विज्ञान को उन्नति पाने के लिए राज्य में, राष्ट्र में समृद्धि और शांति का काल होना आवश्यक है। अशांति के काल में कला और विज्ञान जो है वो प्रगति नहीं पा पाते। तो उस पूरे कालखंड में 12वीं शताब्दी से लगा लीजिए कि 18वीं 19वीं शताब्दी तक भी हमें जो ज्योतिष में एक चीज मिलती है वो सवाई राजा जयसिंह के माध्यम से जो 2 जंतर मंतर के नाम से ऑब्जर्वेटरीज बनी हैं, जयपुर में, मथुरा में और दिल्ली में, 3 जगह। इन 3 ऑब्जर्वेटरीज से पहले की और 12वीं शताब्दी के बीच की जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज हैं वो या तो तोड़ दी या भ्रष्ट हो गई या नाम बदल गई या उनका स्वरूप बदल गया। तो हमारे पास ये वेद की परंपरा समाप्त होने से हम अक्सर ये कहते हैं कि पारंपरिक पंचांग गलत है, निस्संदेह गलत है। उस गलती के पीछे जो कारण है वो कारण भी हमको समझना जरूरी है ताकि हम उन्हें भी समझा सकें कि भाई वेद की परंपरा छूट जाने से आप ऋतुचर्या से विमुख हो गए हो। अगर वो इस चीज को समझ जाएंगे तो वो भी वापस आएंगे। और हमारे लिए समझना ज्यादा आसान है, उनके लिए समझना थोड़ा सांस्कृतिक जड़त्व है, थोड़ा सा समय लगेगा। आज जो हम आर्ष पत्रकम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें इन सारी चीजों का समावेश करते हुए और वेद के अनुसार उसको जो जैसा है वहां दिखाते हुए दिखाया गया है। इसीलिए आर्ष पत्रकम एक बहुत लंबे समय बाद, एक बहुत बड़े अंतराल के बाद एक वैदिक आर्ष पत्रकम के रूप में प्रस्तुत हुआ है। दृक्तुल्यता में, ऋतुबद्धता में तो आपको सारी बात समझ में आ गई कि ऋतुओं से अंतर कैसे कैसे करके समायोजित किया गया। दृक्तुल्यता में राशियों और नक्षत्रों के बीच का संबंध जो है वो एक बहुत लंबी साइकिल है, बहुत लंबा वृत्त है। देखिए ऋतुचर्या में तो जैसे आपने जाना कि लगभग 72 दिन में 1 वर्ष का फर्क पड़ता है, कल बताया था मोटा मोटा। तो एक औसत व्यक्ति को अपनी आयु में जरूर नहीं पता चलता, लेकिन 2-4 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े स्पष्ट प्रमाण मिलेंगे। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है मकर संक्रांति के दिन हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम उनका जन्मदिन मनाते कौन सी तारीख में है? 10 जनवरी को शायद है, 12 जनवरी को। आइजैक न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म क्रिसमस के दिन हुआ था, लेकिन हम उसे क्रिसमस के दिन मनाते नहीं हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था, लेकिन आज की तारीख में उसकी डेट भी संभवतः 8-9 जनवरी ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में मकर संक्रांति उस तारीख में हो रही थी, आज नहीं हो रही है। ये अंतर तो जो है ये 72 वर्षों में 1 दिन का अंतर है, तो हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण से उपलब्ध है। लेकिन जो राशियों और नक्षत्रों का संबंध है, यह संबंध बहुत ही स्थिर गति से, बहुत ही मंथर गति से चलने वाला है और लगभग 26-27 हजार वर्षों में एक चक्र पूरा करता है। यानी राशि और नक्षत्र का जो अंतर है वो बहुत धीरे 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 विमुख होता है। इस अंतर को समझने में हमें समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस अंतर को समझ लिया गया है और समझा ऐसे गया है कि जो राशियां हैं वो क्रांति वृत्त पर स्थित हैं
जो नक्षत्र हैं वो विमंडल के अनुसार देखे जाते हैं। विमंडल मतलब जैसे सूर्य हमें पृथ्वी के चारों तरफ जिस रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देता है उसे हम क्रांति वृत्त कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा हमें जिस पथ पर चलता हुआ दिखाई देता है उस पथ का नाम है विमंडल। नक्षत्र हम क्या कहते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र की सीध में है, नक्षत्र न तो क्रांति वृत्त पर स्थित है और न विमंडल पर स्थित है। नक्षत्र क्रांति वृत्त और विमंडल दोनों से बाहर है, लेकिन चंद्रमा हमें जिस नक्षत्र की सीध में दिखाई देता है हम उस नक्षत्र को ये कहते हैं कि चंद्रमा आज इस नक्षत्र में है। तो नक्षत्रों का संबंध विमंडल से ज्यादा है, क्रांति वृत्त से कम है। विमंडल और क्रांति वृत्त दो अलग अलग वृत्त हैं, और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि प्रकृति में दो वृत्तों का जो अनुपात है वो दशमलव के या अंकों के पूर्ण गुणकों में नहीं है, वो दशमलव के कुछ ना कुछ अंक रहते हैं हमेशा, जिसकी वजह से दो वृत्तों का पूर्ण समायोजन हो पाना संभव नहीं होता और कुछ वर्ष बाद कुछ ना कुछ अंतर रह ही जाएगा। तो उस अंतर के रहने के कारण विमंडल और क्रांति वृत्त आपस में अलग अलग रहते हैं और राशियों और नक्षत्रों का संबंध सदैव स्थिर नहीं रह पाता। तो दृक् तुल्यता से तात्पर्य है कि जो नक्षत्र जिस समय जहां दिख रहा है उसको वहीं ही दिखाना। तो हमारे पास मूल रूप में मेरी आज की सारी बात में दो मुख्य बातें हैं कि जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त है वेद का, वह है ऋतुबद्धता और दृक् तुल्यता। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गणित में विकास हुआ है। इसलिए अगर आज कोई ये कहे कि सूर्य सिद्धांत में ये चीज गलत है तो उसे गलत नहीं कहना, वो उस समय की बात है। सिद्धांत को समझना है। सूर्य सिद्धांत भी ऋतुबद्धता के लिए ही गणित बना रहा है, हमें भी ऋतुबद्धता के लिए ही गणित बनानी है। सूर्य सिद्धांत भी दृक् तुल्यता के लिए ही गणित में विकास कर रहा है, हम भी दृक् तुल्यता के लिए ही गणित में विकास कर रहे हैं। सूर्य सिद्धांत की गणित से ज्यादा परिष्कृत हमारी आज की गणित है और भविष्य की गणित हो सकता है हमसे भी ज्यादा परिष्कृत हो, पर मूल सिद्धांत तो वही रहेगा कि दृक् तुल्यता और ऋतुबद्धता। तो सारी ही गणित को बिना किसी दुराग्रह या पूर्वाग्रह के भाव के इस अर्थ में समझना आवश्यक है कि प्राचीन काल में भी जो करेक्शन हुए, जो सुधार हुए, चाहे समायोजन से हुए चाहे गणित में सुधार से हुए, दोनों ही सुधारों का, दोनों ही विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचांगों में ऋतुबद्धता को लाना और दृक् तुल्यता को लाना। ऋतुबद्धता को लाना क्योंकि जो ज्योतिष है वे वेद जो है वो यज्ञ के लिए हैं, यज्ञ काल के अधीन है, और काल विधान शास्त्र जो ज्योतिष है उस ज्योतिष को अगर ऋतुबद्धता से विमुख हो गया तो वो यज्ञों के लिए, यज्ञ मतलब सिर्फ अग्निहोत्र नहीं, ऋतुबद्ध जीवनचर्या भी एक यज्ञ है। हम इस यज्ञ को कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारा ज्योतिष ऋतुओं से विमुख है। ठीक इसी प्रकार दृक् तुल्यता, क्योंकि दृक् तुल्यता प्रत्यक्ष की चीज है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, तो जो चीज दृक् तुल्य है वही चीज शुद्ध भी है। जब हमें सूर्य दिख रहा है सूर्योदय होता हुआ और तब अगर हम लिखें कि ये सूर्यास्त हो रहा है तो कोई भी हमारी बात को गलत ही कहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम ये कह रहे हैं कि चंद्रमा आज श्रवण नक्षत्र में पार करके धनिष्ठा में है, और अगर हम आसमान में देखें और अगर हमें चंद्रमा जो है धनिष्ठा नक्षत्र में न दिखाई दे तो अवश्य ही हमारे पंचांग को गलत कहा जाएगा। तो जिस पंचांग को गलत कहा जाएगा उस पर आस्था और विश्वास भी नहीं होगा, जिस पर आस्था और विश्वास नहीं रह जाएगा वह हमारे जीवनचर्या का कारक भी नहीं रह जाएगा, और ऐसे में जो ज्योतिष है वो उस यज्ञ का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा, उस यज्ञ का काल विधान शास्त्र नहीं हो पाएगा जिस यज्ञ के लिए वेद हमें उपदेश करते हैं। तो ज्योतिष के संबंध में मैं अपनी सी इतना सा एक परिचयात्मक बात रख के अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत अच्छा। सारे वक्तव्य का जो सार है वो दो बातें आपको मिली। पहली मिली दृक् तुल्यता। क्या मिली? दृक् तुल्यता। दो तीन बार बोलो इस शब्द को, दृक् तुल्यता, दृक् तुल्यता, दृक् तुल्यता। दृक् तुल्यता का अर्थ ये है कि जो चीज हमें जहां हम बोल रहे हैं, हमारी किताब में जहां लिखी है वो वहां हमें दिख भी रही है कि नहीं भी रखी है, उसमें एक तुल्यता होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, देखने की समानता। और जो उन्होंने कहा कि सूर्य सिद्धांत ने भी ये कहा है,
तो वो श्लोक है तत्तत् गतिपसा नित्यम यथा दृक् तुल्यताम ग्रहा, ये है वो तत्तत् गतिपसा नित्यम यथा। वो कहता है देखिए, और जो जैसे वो दृक् तुल्यता की स्थिति में हो वैसे ही सुधार के अनुसार बताइए। तो एक ये दृक् तुल्यता और दूसरी ऋतुबद्धता, हमने भी कल यही बातें कही हैं। और ऋतुबद्धता, ऋतु से संबद्ध बनी रहे बात। और एक तीसरी बात इनके वक्तव्य में आई है, और वो है क्षय तिथि, वृद्धि तिथि, 6 मास, ये सारी जो व्यवस्था है। देखिए, जो इंग्लिश कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो सूर्य पे आधारित है, उसका कोई और लेना देना नहीं। और उसकी गलती ये है कि वो सूर्य पे भी ऋतुओं के अनुसार आधारित नहीं है। 1 जनवरी को साल शुरू होता तो है, लेकिन 1 जनवरी को प्रकृति की ऐसी कोई घटना नहीं होती है जो जिसके आधार पर हम एक नए शुभारंभ का घटनाक्रम नोट कर रहे हो, संज्ञान में ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रत्येक महीने की एक बहुत बड़ी विदुषी महिला हुई हैं, पेट्रिजिया नोरोली, और वो अरविंद आश्रम के लिए कार्य कर रही थी। भारत आई और प्रभावित हुई, और बहुत अच्छा उनका, बहुत ही विदुषी, बड़ा गजब का अध्ययन था उनका। मेरी उनसे भेंट हुई। ये भेंट हुई हमारी एक धर्माचार्य सभा थी, 2015 में सभा हुई थी। ये शंकराचार्य जी महाभाग इसके आयोजक होते हैं, तो उसमें हमें भी बुलाया गया था। और आपको आश्चर्य, खुशी होगी कि हमने वहाँ भी आदरणीय जयेंद्र सरस्वती जी महाराज अध्यक्ष थे, और स्वर्णावली संस्थानम के महाराज गंगाधरेंद्र सरस्वती जी, इन दोनों की उपस्थिति में वो सम्मेलन हुआ, और वहाँ मेरा वक्तव्य हुआ। और मैंने यही कहा कि सारे पंचांग जो हैं ऐसे ऐसे चल रहे हैं। सबने सुना हमारी बात को, और वो जो स्थिति है उसका संज्ञान लिया जो हमने कही। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो ऋतुबद्धता का पक्ष है, ये केवल भारतीय कैलेंडर का हिस्सा है। अंग्रेजी का कैलेंडर का सौर से संबंध है, कोई मतलब नहीं। चंद्रमा किधर जा रहा है, क्या कह रहा है, चंद्रमा से कोई साम्य करने का आधार उनका नहीं। ऐसे ही हमारे इस्लामिक लोगों का कैलेंडर है, वो चंद्रमा पे है, उनको सौर से कोई तात्पर्य नहीं है, ऋतुओं से कोई तात्पर्य नहीं। इसीलिए आपने देखा उनकी ईद कभी किसी महीने में आती है, अगले साल किसी 11 दिन आगे आती है, 11 दिन पीछे पीछे, इस तरह से वो कहीं कहीं रहती। लेकिन जो भारतीय पंचांग है उसकी विशेषता है, और उसका जो हमारे ऋषि मुनियों ने, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये कितनी बड़ी बुद्धि थी उनकी, कितनी बड़ी दिव्य दृष्टि थी, मतलब जो युगों युगों तक की आगे के लिए सोच के चली। और उन्होंने ये बात निर्धारित की कि ऋतुओं को आधार बनाओ। आप कभी मौन बैठना, शांति से बैठना, कोई होला हो हल्ला ना हो, और शांति से बैठना और इसी एक बात पर विचार करना, तो देखना आपको कितना आश्चर्य, कितनी ऐसे शांत होकर सोचना कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऋतुबद्धता को आधार बनाया, और हमारे पंचांगकार ऋषियों की इतनी बड़ी उपलब्धि को, उसी को भूल गए। आप समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऋतुबद्धता हमारे पंचांग की जान है, और अगर उस पे हम नहीं जाएंगे तो हमारे पंचांग को सौर चांद्र पंचांग कहते हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा को एक जगह देख करके कहा गया है। अब चूंकि
चंद्रमा की गति ज्यादा है, जैसे मैंने कल समझाया आप लोगों को, चंद्रमा की गति बहुत ज्यादा है और सौर गति बहुत कम है। तो सौर जो वर्ष है उसके पूरे होने का समय मान अलग है और चांद्र वर्ष के पूरे होने का समय मान अलग है। अब उन दोनों में जो अंतर आता है, तो सौर महीनों के साथ साथ चांद्र महीने भी हमारे ऋतुपरक बने रहें। ऐसा नहीं कि सौर माह ही ऋतुपरक बने रहें, ये बात सही है कि चांद्र महीनों के आधार सौर महीने हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन चांद्र महीने कहीं के कहीं चले जाएं, स्वच्छंद हो जाएं, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने चांद्र महीनों को ऐसी स्वच्छंदता नहीं दी है। उन्होंने क्या करा कि जैसे ही चांद्र दिनों का अंतर अलग होगा, वो अभी पढ़ाएंगे आपको, ये विषय को शुरू कर देंगे तो ये सब कैसे गणित करके पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि उन्होंने इन दोनों को संबद्ध रखा। बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति है कि पहले था ऐसा, अब ऋतुएं बदल गई हैं, अब चंद्रमा के महीने कहीं कहीं आ रहे हैं, वो कहीं कहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये श्री रत्न आर्स, प्रिय रत्न आर्स जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है इस किताब में, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। इन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि मधु माधव महीने बसंत ऋतु से हटकर फिर आगे कहीं और आ जाएंगे, तो वो भ्रम में है, गलत है वो, ऐसा नहीं है। मधु माधव मास हमेशा हमेशा बसंत ऋतु के महीने ही रहेंगे। और क्यों रहेंगे? क्योंकि उनको संपात बिंदु से जोड़ दिया गया है। तारीफ तो ये है ना, संपात बिंदु से जोड़ दिया गया है वसंत ऋतु को, इसलिए वसंत ऋतु जब भी होगी, जब भी होगी, क्योंकि वेद का वाक्य है और वेद का वाक्य देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेद ने लिख दिया कि मधु माधव जो है वो अभी हैं तो आगे चल करके नहीं है। वेद ने स्पष्ट निर्देश दिया है, तो वो मधु और माधव मास जब संपात से जुड़ेंगे तो जहां पर भी संपात होगा वहां पर मधुमास समाप्त हो रहा होगा और वहां से माधव मास शुरू हो रहा होगा। तो मधुश्च माधवस्य, ये प्रियरत्न आर्ष जी ने इसमें दिया कि मधुश्च माधवस्य वासंतिका वृतु, ये अकाट्य बना रहेगा। तो सूर्य सिद्धांत भी यही कह रहा है और उसी आधार पर ये महीनों को समान कर दिया गया है, ऋतुओं से जोड़ दिया गया है। और ऋतुओं से महीन चांद्रमास जुड़े हैं, चांद्रमासों से चंद्रमा के पक्ष जुड़े हुए हैं, तो व्यतिक्रम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसके साथ ही आशा है आपने अच्छे से इस बात का संज्ञान ले लिया होगा। और अब हम जो है शुरू कर रहे हैं ज्योतिष की कक्षा का पहला पाठ। और ठीक है, 15 मिनट में भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो एक वाक्य है, इसको नोट कर लो अपने पास, सब लोग लिख लो। लिखो, मूलतः, मूलतः का मतलब तो जानते हैं आप सब लोग, ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र है। काल विधान शास्त्र है। क्रमशः बीत रहा काल कैसे
क्षण क्रमशः बीत रहा काल कैसे क्षण मुहूर्त मुहूर्त लग्न प्रहर मुहूर्त प्रहर दिन अथवा तिथि और रात्रि का निर्माण करते हुए पक्ष मास और संवत्सर की पूर्ति कर रहा है, इन सब की यथावत जानकारी का संज्ञान बनाए हुए उनको ठीक ठीक पहचान देना ही काल विधान है। क्योंकि जगति सर्वाण्यापि कर्माणि कालाश्रितानि भवन्ति इसलिए इस काल विधान का बहुत बड़ा महत्व सिद्ध हो जाता है। काल के इन सभी अवयवों को स्पष्ट करना पंचांग की व्यवस्था है। ये ही है पंचांग व्यवस्था। ठीक है, समझ में स्पष्ट हुआ? एक बच्चा कोई भी हमको पढ़ के सुना दो कि क्या लिखा है। किसी के पास माइक नहीं होगा ना? हाँ, वैसे सुना दो, वैसे सुना दो, कोई बात, बिना माइक के। करते हुए यथावत संज्ञान बनाए हुए उनको ठीक ठीक पहचान देना ही काल विधान है। क्योंकि जगति सर्वाण्यपि कार्याणि कर्माणि कालाश्रितानि भवन्ति। इसलिए इस काल का बहुत बड़ा महत्व सिद्ध हो रहा है। काल के इन सभी अवयवों को स्पष्ट करना पंचांग की व्यवस्था है। हाँ, तो इसलिए
हमको पंचांग की आवश्यकता है। अब आप समझ गए होंगे कि पंचांग हमारी संस्कृति का कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और इतना बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक या हिसाब किताब का ग्रंथ, और वो अपने आप में गलत हो, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। उसका सही होना तो बहुत ही आवश्यक है। तो आपको हमने ये काल गणना में काल के जो हैं वो दो भेद होते हैं। अब ये लिखने की बात नहीं है, आप लोग सुन लीजिए। और काल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्थूल काल और एक होता है, या जो कुछ आप बोलते बोलते में जो नोट हो रहा है तो वो कर भी लीजिए, कोई वो नहीं है। बाद में आप लोगों को ये वक्तव्य भी मिल जाएंगे। और इतना तो बहुत आवश्यक है कि किसी विषय को अगर आप अचर्चित और अपठित छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो आपकी स्मरणा से बाहर हो जाएगा। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। आपको अभी लग रहा होगा कि हमको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और भीतर से खुश भी हो रहे होगे, लेकिन याद रखना, आप इस विषय के संपर्क से हट जाओगे तो ये कुछ समय के बाद आपको बीते काल की याद एक हो जाएगी। लेकिन ये इसको बीते काल की याद नहीं बनाना है, इस विषय को बिल्कुल आपने अंतर्गत रखना है। तो आपको इससे तो इसलिए जरूरी होगा कि आप कहीं कहीं पर शब्दों का वो संक्षेप में नोट करते चले जाइए। तो स्थूल काल और सूक्ष्म काल, ये यहाँ से हमारे ज्योतिष की गणनाओं का आधार शुरू होता है। तो जो स्थूल काल है, इसकी मूल इकाई प्राण है। इसकी मूल इकाई क्या है? प्राण। और प्राण के बारे में कहा जाता है स्वस्थ पुरुषस्येक श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती काल प्राण। एक स्वस्थ पुरुष एक श्वास के श्वासांतरवर्ती काल, श्वास लेवे और उस श्वास को बाहर छोड़ दे, इतने समय का जो समय लगता है इसको प्राण बोलते हैं। और इसीलिए प्राणांत शब्द है, क्योंकि प्राण आया और गया तो ये प्राण संचलन में है, और ये आया गया और फिर नहीं आया तो ये क्या हो गया? प्राणांत। तो प्राण शब्द ये है कि श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती काल, श्वास का आना और फिर बाहर जाना। एक स्वस्थ पुरुष से श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती काल, ये श्वास जो है ये प्राण कहलाता है और ये 4 सेकंड का होता है। सेकंड में अभी हम अपनी मापें बताएंगे, लेकिन जानकारी के लिए ये एक सांस जो है ये लगभग 4 सेकंड की होती है। अब जो योगी पुरुष हैं, आत्मवृत्ति पुरुष हैं, उनकी सांस दीर्घवृत्ति होती है, तो वो एक अलग बात है। ये सामान्य स्वस्थ पुरुष की बात हो रही है, ये 4 सेकंड की है। तो ये जो श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती काल, ये प्राण है। इस प्राण की एक भाषा और है, और वो कहते हैं काल में, जैसे आदमी में ये प्राण है और काल में इसको असु बोलते हैं। काल में इसको क्या बोलते हैं? असु। ये 4 सेकंड के माप का होता है। और इसीलिए एक बात आपने सुनी होगी कि 1 घंटा उसमें 60 मिनट, और उन 60 मिनटों में आप देखेंगे 24 घंटे में 60 से गुणा करो तो 1440, और फिर उसको 60 से गुणा करो तो देखो कितना आता है। 1440 को 60 से गुणा करो, कितना आया? इसमें 4 का भाग दे दो,
कितना आया? कोई नहीं, आराम से कर लो। 21,600 आया। ये आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 21,600 सांसें लेता है। वो इसीलिए कहा है क्योंकि 4 सेकंड की एक सांस और ये बांट दिया तो एक आदमी 24 घंटे में 21,600 सांसें लेता है। वो इसी से कहा है। ये 21,600 असुओं का भी काल में बहुत बड़ा साम्य है। जैसे मनुष्य के श्वासों में है, ऐसे ही काल गणना में भी इस इकाई का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है 21,600 असुओं का। चाहो तो इसे नोट कर सकते। तो ये जो स्थूल काल की मूल इकाई हुई, ये प्राण, और ये तो हुई मूल इकाई। और ये जो प्राण है ये बढ़ते बढ़ते आगे जो है वो विपलों में, पलों में, घटियों में, दिनों में, मासों में, फिर वर्षों में, और फिर वर्ष के बाद फिर जो है वो कल्पों में, और कल्प के बाद ब्रह्मायु में जब पहुंचता है तो ये इस काल की महत्तम सीमा है। स्थूल काल की सबसे आधार सीमा प्राण है और महत्तम सीमा है ब्रह्मा की आयु। अब इन सब पर व्यवस्थित रूप से कल वाचन करेंगे। आज का विषय यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।